हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेहद खुश हूँ कि आज हमारे बैंक पेंशनर्स को ये पता है कि फंड थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। रेगुलेशन 35.1 1995 है, जो एक्ट 1970 के अंतर्गत नोटिफाइड है। और जो एक्ट 1970 छिपाया गया उसकी जानकारी लोगों को हो चुकी है। और फिर इस बीच में आईवीए की क्या भूमिका है वो भी सबको पता चल चुका है। आज इसी विषय पर एडवोकेट कमल पाटिल जी ने कई लेख लिखे हुए हैं। अब इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सारे लेख रख दूं मैं आपके पास, अब क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा काम है। तो इस बीच में मैं अपना इंटरप्रिटेशन न करके थोड़ा चाहता हूं कि जो एडवोकेट पाटिल जी के जो इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं उनको मैं आपके सामने रखूं। पहली बात, पाटिल जी कहते हैं, इनके दो वीडियो हैं, दो लेख हैं। कहते हैं 1966 से पूर्व तुच्छ अस्तित्व वाली आईबीए आज सर्वाधिकार संपन्न कैसे और क्यों दिखाई देती है। बहुत बड़ा प्रश्न डाल दिया उन्होंने। दोस्तों, 1966 से पहले ये केवल और केवल ट्रिब्यूनल के सामने झोले उठाने का काम किया करते थे और आज ये सर्वोपरि हो गए। और इस विषय में इन्होंने कहा भी है कुछ। कहा है इन्होंने, इंडियन बैंक आईबीए की स्थापना बैंकों के एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करना, बैंकिंग उद्योग से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना तथा सोच सुझाव देना था। न तो संसद ने किसी कानून द्वारा आईबीए को नियामक संस्था बनाया और न ही उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर शासन करने की वैधानिक शक्ति प्रदान की है। अब जब इसका उल्टा कर लो तो आजकल ये पूरा शासन करे हुए हैं बैंकों पर। ये इन्होंने कहा एक वीडियो में। और दूसरा इन्होंने पूछा, क्या भारतीय संघ यानी आईबीए वास्तव में बैंक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समझौते पर समझौता करने का विधिक अधिकार रखता है। बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। या आईबीए को अधिकार है वेतन समझौता करने का? 1970 के एक्ट में तो नहीं है। और ये केवल और केवल पीछे का जो एक्ट था, आईडीए एक्ट, जो जनरल एक्ट था, उसको चलाए हुए हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। आज उसी पर एडवोकेट कमल पाटिल जी ने अपने विचार व्यक्त किए। कहते हैं, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में दशकों से एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित है। क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन स्वयं किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक संस्था है? यदि नहीं तो वे करोड़ों बैंक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों पर बाध्यकारी समझौते किस अधिकार से करती है? आईबीए की वास्तविक कानूनी स्थिति। आईबीए की स्थापना 1946 में सदस्य बैंकों के स्वैच्छिक संगठन के रूप में हुई थी। यह न संसद के किसी अधिनियम से स्थापित संस्था है, न कोई नियामक निकाय है, न ही इसे किसी कानून द्वारा वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वयं आईबीए ने विभिन्न अवसरों पर यह स्वीकार किया है कि वह वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर बैंक्स है और उसके पास बैंकों को निर्देश देने की वैधानिक शक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी कहता है, धारा 19 क्या कहती है? ये एक्ट 1970 जो नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए बना था। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 की धारा 19 स्पष्ट रूप से केवल प्रत्येक राष्ट्रीय बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलेशन बनाने अथवा संशोधित करने की शक्ति देती है। धारा 19 में कहीं भी आईबीए का उल्लेख नहीं है। अर्थात कानून की दृष्टि से सेवा शर्तों, वेतन, पेंशन और अन्य नियमों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल बैंक के निदेशक मंडल को प्राप्त है। सामूहिक वार्ता, कलेक्टिव बार्गेनिंग। व्यवहार में सदस्य बैंक आईबीए को वार्ता के लिए अधिकृत करते हैं और आईबीए कर्मचारी संगठनों के साथ बाईपार्ट सेटलमेंट करते हैं। लेकिन केवल वार्ता करने से कोई समझौता स्वतः नहीं बन जाता जब तक बैंक का निदेशक मंडल उसे स्वीकार न करे। आवश्यक होने पर केंद्र सरकार और आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त न हो तो धारा 19 के अंतर्गत रेगुलेशन बनाकर राजपत्र में प्रकाशित न किए जाए, तब तक ऐसा समझौता स्वयं कानून का रूप नहीं लेगा और इसको भी लेट बिफोर पार्लियामेंट होगा। यदि आईबीए केवल स्वैच्छिक संस्था है तो प्रश्न उठता है, उसे सदस्य बैंकों ने किस प्रस्ताव बोर्ड रेजोल्यूशन द्वारा अधिकृत किया? क्या प्रत्येक बाईपार्ट सेटलमेंट से पूर्व सभी बैंकों के निदेशक मंडलों ने विधिवत प्राधिकरण दिया? क्या प्रत्येक सेटलमेंट के बाद सभी बैंकों ने धारा 19 के अनुरूप आवश्यक रेगुलेशन बनाए?
यदि नहीं तो उन समझौतों को बाध्यकारी स्थिति क्या होगी। वे प्रश्न केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि विधिक महत्व के हैं। पेंशन का विशेष महत्व। पेंशन कर्मचारियों का अर्जित वैधानिक अधिकार है। यदि पेंशन रेगुलेशन में संशोधन आवश्यक हो तो केवल आईबीए और यूनियन के बीच सहमति पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। निष्कर्ष, आईबीए की भूमिका प्रतिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव है, वैधानिक नहीं है। वेतन, सेवा शर्तों, पेंशन पर चर्चा करना एक बात है और उन्हें विधिक रूप से लागू करने की शक्ति केवल संबंधित बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, जो धारा 19 के अंतर्गत रेगुलेशन बनाकर ही ऐसा कर सकता है। इसी कारण ये प्रश्न आज भी महत्वपूर्ण है कि क्या प्रत्येक बाईपार्ट सेटलमेंट और पेंशन सेटलमेंट के संबंध में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। यदि नहीं तो इस विषय में पारदर्शिता और विधिक परीक्षण की आवश्यकता है। ये संस्करण आपके मूल लेख की संरचना को बनाए रखते हुए एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करता है। आईबीए की प्रतिनिधिक भूमिका और बैंक बोर्ड की वैधानिक शक्ति अलग अलग हैं तथा यह भी रेखांकित करता है कि किसी विशिष्ट समझौते की वैधता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि उसे समझौते के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया वास्तव में पूरी की गई थी या नहीं। कमल पाटली रत्नाम। दोस्तों, अब जो एक्ट 1970 है, जिसे हम नेशनलाइजेशन एक्ट कहते हैं, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ट्रांसपेरेंट अंडरटेकिंग वाला, अब इसकी भूमिका आने लग गई है, क्योंकि अब तक इस चीज को इन लोगों ने बैंक पेंशनर से छिपा करके रखा था। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि आपके आईडी एक्ट में भी कहीं भी कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, किसी प्रकार से भी नहीं है, और नीगोशिएटेड सेटलमेंट जैसा ये वर्ड भी कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनको आईबीए को एक इकट्ठी अनुमति दे करके इनसे वो करा लिया जाए। चलो इन्हें करा लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कभी भी नोटिफाइड नहीं हुआ। 1970 के एक्ट के बाद जितने भी सेटलमेंट हुए, डेफिनेटली उनको धारा 19 के अंतर्गत नोटिफाइड कराना चाहिए था। इन्होंने नहीं कराया, केवल और केवल कलेक्टिव बार्गेनिंग की बोर्डों ने मंजूर किया और वहीं कर लिया। और ये आईडी एक्ट 1947 पर चले हुए हैं, जो गलत है। ये केवल और केवल 1970 के बाद पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, जो इन्होंने नहीं की। इस प्रक्रिया को क्यों नहीं किया, इनको पता है इस प्रक्रिया को करेंगे तो इनके हाथ से बेज सेटलमेंट छिन जाएगा, और जब बेज सेटलमेंट छिन जाएगा ना तो आईबीए कहीं का रहेगा और ना ये दलाल लोग जो नो यूनियन बना करके बैठे हैं, यूएफबीयू कहते हैं, ये कहीं करेंगे। इनकी लेवी खत्म हो जाएगी और इनका मंथली सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। केवल अपने मंथली सब्सक्रिप्शन को बचाने के लिए, लेवी को बचाने के लिए यूएफबीयू ने आईबीए का साथ दिया और आईबीए ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए यूएफबीयू का साथ दिया, और दोनों खेल खेलने तभी से। लेकिन अब शायद स्थिति बदलेगी, क्योंकि जितने भी पब्लिक फंक्शंस आईबीए ने किए हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और यदि रेस्पॉन्सिबल हैं तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आईबीए को चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये फ्री खेल रहे थे। जैसे बच्चा खेलता है ना, जिसको आज़ादी होती है, वो कहीं भी खेले, कैसे भी खेले, और बहुत महत्वपूर्ण है। सारा महत्व लिए बैठे थे, बैंकों को काबू में किए हुए थे, अपनी पॉलिसी चला रहे थे, और जिम्मेदारी कोई नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। अब लेनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब आए हैं तन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि अब ये फंड थ्योरी से हट करके, 35 से हट करके अब ये 1970 पर बातें चर्चा शुरू हुई हैं। आईबीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये विधिक संस्था नहीं है, ये केवल एक प्रतिनिधिक संस्था है। लेकिन इसका जो काम है, इसकी जो सुप्रीमेसी है, सुपीरियरिटी है, बैंकिंग क्षेत्र में इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।